हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट एंड उसके एग्रीड एंड डिसएग्रीड स्टेटमेंट के बारे में। तो ये बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है और ये आपके एबीटी और बोर्ड के पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है जो कि 2020 मार्क्स को कवर करते हैं। यानी कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव सही तरीके से प्रिपेयर कर लिया हुआ है हर एक सब्जेक्ट्स के, तो आपको 20 मार्क्स एबीटी में और 20 मार्क्स आपको बोर्ड के पेपर्स में मिल सकते हैं। यानी कि 40 मार्क्स आप कवर कर सकते हो सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का जो लेक्चर है अपना वो है डू यू एग्रीड और डिसएग्रीड विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको ये बताना है कि आप इस स्टेटमेंट से एग्रीड हो या डिसएग्रीड हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज अ कंपलसरी टू हैव द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटर्न। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये रिटर्न में होना ऐसा कंपलसरी है। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है या जो पार्टनरशिप डीड होता है वो रिटर्न बेसिस में भी कर सकते हैं, आइदर हम उसको ओरल बेसिस पे भी कर सकते हैं। राइट, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो रिटर्न एग्रीमेंट बेसिस पे ही होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डिसअग्री। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। यस, एग्रीड, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया जाता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। ठीक है। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है यानी कि जो सिर्फ सर्विस के लिए होती है, सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप फर्म अपने प्रॉफिट के लिए ही क्रिएट या फॉर्म किया जाता है, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म क्या है, ट्रेडिंग कंसर्न है। ये एग्रीड है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द पार्टनरशिप फर्म। यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स के लिए इनकम हो सकता है, लेकिन फर्म के लिए ये एक्सपेंडिचर्स होता है। पार्टनर के लिए ये क्यों इनकम हो सकता है, क्योंकि पार्टनर अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, एंड देन अगर फर्म उनको अलाउ करती है कि वो अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट ले सके तो वो इनके लिए इनकम हो जाएगा। लेकिन कंपनी के लिए ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, क्योंकि कंपनी या फर्म्स को वो अमाउंट पे करना है पार्टनर्स के लिए, इसीलिए इसका आंसर होगा अग्रीड। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये अग्रीड होगा। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू सैलरी और कमीशन। तो ये डिसएग्री है, क्योंकि पार्टनर्स बेसिकली क्या करते हैं, अपने फर्म्स को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है, ना कि सैलरी और कमीशन अर्न करने के लिए। लेकिन सम टाइम कमीशन एंड सैलरी भी रिसीव्ड कर सकते हैं, लेकिन एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इनके लिए, पार्टनर्स के लिए ना सैलरी होती है ना कमीशन होती है। ठीक है, वो रेयर सिचुएशंस होती है जहाँ पे पार्टनर्स को कमीशन या सैलरी मिल सकता है। ठीक है, ये पार्टनर्स का अपना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हो सकता है, आइदर एज पर द डॉक्यूमेंट और एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर इज नॉट लाइबल टू गेट द सैलरी एंड कमीशन। तो इसीलिए इसका आंसर होगा डिसएग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट रिमेन कांस्टेंट अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड। यस, ठीक है, कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बताया हुआ है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो रिमेन कांस्टेंट है। देखिए ये किसके अंडर, फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। फिक्स कैपिटल मेथड आया तो दैट इज मींस यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन होता है, ना कि कैपिटल अकाउंट। यानी कि कैपिटल अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं। अदरवाइज हम फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसमें कैपिटल की अमाउंट को चेंजेस कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे फिक्स कैपिटल बोला है तो मतलब कि ये अग्रीड होगा। Next, question number 7. The Indian Partnership Act come into the existence in the year 1945. तो ये रॉन्ग है, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली बोलते आ रहा हूँ कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ये डिसएग्रीड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशंस। तो ये डिसएग्रीड है। फाइनेंशियल पोजीशंस की बात आएगी जब भी तो याद रखिए आप बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये फाइनेंशियल पोजीशन को शो नहीं करता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है और कितना लॉस बियर कर रही है, लेकिन वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशंस को शो या रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसका आंसर है डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट borrowed बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द हिज बिजनेस विल बी अ डेबिटेड टू करंट अकाउंट। यस, अगर पार्टनर्स ने अपने बिजनेस से कोई भी अमाउंट को डेबिटेड कर लिया हुआ है तो वो पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में ही आएगा।
यानी कि पार्टनर्स ने बिजनेस ने कुछ कैश या गुड्स में निकाल दिया है तो वो पार्टनर करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा, ये अग्रीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सोल्ड बट अनडिस्पैच गुड्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये डिसएग्रीड है। हमने सेल किया हुआ है और हमने इसको अनडिस्पैच किया है, देखिए ये अंडर डिस्पैच है दिखा हुआ है यहाँ पे, अंडर डिस्पैच। तो जो अंडर डिस्पैच है या अनडिस्पैच है मतलब कि हमने कुछ को सेल किया हुआ है लेकिन हमने इसको डिलीवर्ड नहीं किया हुआ है, राइट। यानी कि किसी ने मुझे कॉल करके प्लेस इन ऑर्डर कर दिया हुआ है, मैंने उस प्लेस इन ऑर्डर पे गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है, लेकिन वो गुड्स को मैंने अब तक डिलीवर्ड नहीं किया हुआ है। तो क्या वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में कोई इम्पैक्ट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं सेल नहीं करूंगा तब तक मेरे जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें कोई इम्पैक्ट दिखाई देगा, क्योंकि उसमें गुड्स इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है, राइट। तो इसके बेसिस पे जब तक मैं डिस्पैच नहीं करता हूं तब तक क्लोजिंग स्टॉक पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा, तो इसलिए इसका आंसर होगा डिसएग्रीड। नेक्स्ट, कैरिज इनवर्ड इज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि कैरिज इनवर्ड हमेशा परचेज पे कंसिडर किया जाता है। अगर हमने कोई रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है तो दैट टाइम उसको कैरी करने के लिए और बिजनेस में लेके आने के लिए, इन्वर्ट करने के लिए मुझे चाहिए कैरिज इनवर्ड। कैरिज इनवर्ड ये एक्सपेंसेस है जो कि ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्ट रॉ मटेरियल्स के लिए होता है, राइट। तो इसीलिए कैरेज इनवर्ड ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस का पार्ट नहीं है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के पार्ट में अगर हम जाएंगे तो कैरेज आउटवर्ड जैसे वर्ड को यूज करते हैं हम, राइट। लेकिन यहाँ पे कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है जो कि परचेस पे होता है, इसलिए इसका आंसर होगा डिसएग्री। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशनल प्रॉफिट या ऑपरेशन प्रॉफिट? नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस से प्रॉफिट क्रिएट होता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये फैक्ट्री से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ना कि ऑपरेशन से। देखिए ऑपरेशन मतलब कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज प्रॉफिट है क्या? ये नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो आपका ऑपरेशन प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉफिट होता है, राइट। तो इसीलिए जब ऑपरेशन प्रॉफिट दिया हुआ है तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आना चाहिए था, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए था, तो इसीलिए इसका आंसर होगा डिसएग्रीड। ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस, क्योंकि हमने 11 से सीखता है कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, तो उसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है, तो इसीलिए फाइनेंशियल जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सब क्या होंगे? डेबिटेड होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए इसका आंसर है एग्री। क्वेश्चन नंबर 14, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, डिसएग्रीड। ठीक है, अगर मैं फ्री में गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो दैट इज मीन्स मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट करता हूँ, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी करता हूँ या एडवर्टीजमेंट करता हूँ, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टीजमेंट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसर्न है, क्योंकि ये फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है और फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में, इसीलिए इसका आंसर होगा डिसएग्रीड। नेक्स्ट,